हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की एमसीक्यू सीरीज है और इसमें अभी हम लोग इग्नू के बुक में जो कंटेंट दिए गए हैं उससे संबंधित मैं खुद एमसीक्यू क्वेश्चन बना रही हूँ और उसको हम लोग हर लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को बाकी जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो तो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव बुक्स जो होती हैं, प्रतियोगिता की जो भी किताबें होती हैं उनमें आप लोगों को मिल जाती हैं, चाहे वो परीक्षाओं से जुड़ी हुई हों या फिर अन्य जो और भी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों को इग्नू के ही कंटेंट से, क्योंकि इग्नू में एमसीक्यू के क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग नहीं ही होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि लघु उत्तरीय होते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न होते हैं डिस्क्रिप्टिव में। लेकिन मैं उन्हीं कंटेंट को पढ़ के जो कि इग्नू के बुक में है और उसी से मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बना रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को डिफरेंट लगेंगे क्योंकि ये आप लोगों को अन्य किसी बुक में नहीं मिलने वाली है। तो इन क्वेश्चंस को मैं खुद पढ़ के किसमें कौन सा जैसे कथन दिया गया है या कौन सी किताबें जो दी गई हैं, मैं जो आप लोगों को इसमें बुक्स के नाम पूछती हूँ कि ये बुक्स किस थिंकर का है या ये किसकी लिखी हुई बुक है। तो ये किताबें जो हैं ये वही किताबें हैं जिनसे रेफरेंस लेते हुए और इग्नू के कंटेंट लिखे गए हैं। तो लास्ट में सारी बुक्स का लिस्ट दिया गया रहता है। तो मैं इसलिए हर लेक्चर में 2 या 3 किताबें पूछ लेती हूँ, जिससे कि आप लोगों का एक रिवाइज भी हो जाएगा। और ये हर जगह हमें हर बुक्स में किताबों का नाम नहीं दिखता है। तो आज का जो इग्नू का जो एमसीक्यू सीरीज़ है ये मेनली अगर कहें तो जो विवाह परिवार नातेदारी का टॉपिक है उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को मैंने उसी बुक से लिया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, आप लोग आंसर्स खुद करिएगा। ये समझ लीजिए आप लोग कि 10 क्वेश्चन का ये आप लोगों का एक रिवीजन होता है कि खुद का टेस्ट होता है कि हमें इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी, आप लोग उसके आंसर्स खुद अपने मन में रखिएगा। फिर जब हम लोग सारा क्वेश्चन को देख लेंगे उसके बाद से लास्ट में इसके आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। पहला प्रश्न आज का है कि यह किसका कथन है कि उस परिवार को आदर्श संयुक्त परिवार कहा जाता है जिसमें पति, उसकी पत्नी और उसके विवाहित वयस्क पुत्र, उनकी पत्नियां और बच्चे तथा अविवाहित पुत्र पुत्री उनके साथ रहते हों। ये कथन आखिर में किसका है और ये कथन कहता क्या है? ये कथन ये कहता है कि एक संयुक्त परिवार जो होता है उसमें पति होता है, पत्नी होती है, उसकी विवाहित वयस्क पुत्र और उनकी पत्नियां अर्थात बहुएं और बच्चे अर्थात उनके जो पोते पोतियां हैं तथा अविवाहित पुत्र और पुत्री उनके साथ रहते हैं। तो जो अविवाहित किसी पति पत्नी के बच्चे हैं वो, और विवाहित जो बच्चा है उसकी पत्नी, उसके भी बच्चे, इन सबको मिला के हम संयुक्त परिवार कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, D.N. मजुमदार, M.S. कोरे, K.M. कपाड़िया, T.N. मदान। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है ये आप लोग खुद सोचिए, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः संयुक्त परिवार की परिभाषा कितनी पीढ़ियों वाले परिवार के रूप में की जाती है? तो संयुक्त परिवार जो अगर हम देखें तो आखिर में संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियां शामिल होती हैं? सामान्यतः संयुक्त परिवार की जो हम परिभाषा देते हैं उसमें कितनी पीढ़ियों के परिवार जो हैं वो शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर खुद सोचिए। अगला प्रश्न है कि रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया नामक कृति किसकी है? यहाँ पे एक बार मैं फिर कह दूँ कि इन किताबों को आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यही बुक्स जो होते हैं एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं क्योंकि इग्नू के जो
कंटेंट लिखे गए हैं, इग्नू की किताबें जो लिखी गई हैं वो इन्हीं किताबों से रेफरेंस लेते हुए लिखी गई है। यहाँ पे थिंकर्स का नाम है कोलेंडा, गोरे, मदान, कपाड़िया। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग खुद चूज करिए। अगला प्रश्न है कि महिला एवं पुरुष के लिए कौन सा प्रतीकों का सही क्रम है। आप लोग जब अगर विवाह, परिवार और नातेदारी का आप लोग चैप्टर पढ़ते होंगे तो उसमें कुछ आप लोगों को सिंबल्स मिलते होंगे कि किस प्रकार से हम नातेदारी को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल बना होता है और एक त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल बना होता है। ये किसको सही क्रम कौन सा है महिला एवं पुरुष के लिए, तो महिला के लिए कौन सा होता है, पुरुष के लिए कौन सा होता है, इसका आप लोग जो इसमें से 4 मैंने मैच किए हैं कॉम्बिनेशन, इसको आप लोग सेलेक्ट करिए कि करेक्ट आंसर कौन सा है। हम लोग लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लाज होम क्या है। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा और ज़रूर सुना होगा। लाज होम आखिर में होता क्या है, तो यह एक प्रजाति है, तलाक का एक प्रकार है, विवाह के समय का एक रस्म है, जन्म के समय का अनुष्ठान है। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन लाज होम के लिए क्या फिट बैठता है, ये आप लोग सोच के रखिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि फैमिली इन इंडिया नामक कृति किसकी है। फैमिली इन इंडिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। के.एम. कपाड़िया, पॉलिन कोलेंडा, कृष्णा चक्रवर्ती, M.S. गोरे। इसमें से एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने फैमिली इन इंडिया को लिखा है। तो ये आप लोग सोच के रखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है कि विवाह से संबंधित आनंद कारज, ये आप लोगों को एक पता नहीं है, इसके पहले कहीं ये नाम सुनने को मिला है या नहीं मिला है, लेकिन जब मैं बुक को पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ज़रूर बनना चाहिए कि आनंद कारज ये एक रस्म होता है और ये रस्म जो है वो किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सिख धर्म, पारसी या फिर हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया नामक कृति किसकी है। इम्तियाज़ अहमद, के.एम. कपाड़िया, के.एल. शर्मा, लीला दुबे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है ये आप लोग सोच के रखिए। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में कनिष्ठाधिकार के नियम का पालन किया जाता है। अब कनिष्ठाधिकार क्या होता है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। कनिष्ठ मीन्स होता ही है सबसे छोटा, तो कनिष्ठ जो होता है उसका अधिकार हो। तो किस जनजाति में जो परिवार का सबसे छोटा बच्चा होता है, अगर मातृवंश मान लेते हैं, मातृवंश में लड़की जो होती है सबसे छोटी लड़की, वो उसको उस परिवार का अधिकारी माना जाता है या ये बोले उत्तराधिकारी माना जाता है। या फिर अगर पितृवंशीय है तो जो सबसे छोटा पुत्र होता है उसको उसका उत्तराधिकारी परिवार का माना जाता है। तो किस जनजाति में कनिष्ठाधिकार के नियम का पालन किया जाता है, अर्थात सबसे छोटा बच्चा चाहे वो लड़का है या लड़की हो उसको उस परिवार की जिम्मेदारी या उत्तराधिकारी माना जाता है या जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि मैट्रिलिनी एंड इस्लाम किसकी कृति है। तो ऑप्शन है लीला दुबे, इम्तियाज़ अहमद, D.M. स्नाइडर, M.S. गोरे। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन खुद डिसाइड करिए कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। अब हम लोग पहले प्रश्न से इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न ये है कि यह किसका कथन है कि, अब आप लोग अपने आप को चेक करिएगा और आप लोग मुझे जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो हैं आप लोगों ने करेक्ट सोचा था। यह किसका कथन है कि उस परिवार को आदर्श संयुक्त परिवार कहा जाता है जिसमें पति, उसकी पत्नी और उसके विवाहित वयस्क पुत्र, उनकी पत्नियां और बच्चे तथा अविवाहित पुत्र पुत्री उनके साथ रहते हों।
तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है और ये विभिन्न परीक्षाओं में मैंने देखा है कि पूछा भी गया है ये कथन जो है वो MS कोरे का है। तो अगर आप लोगों को करेक्ट आंसर पता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगला है कि सामान्यतः संयुक्त परिवार की परिभाषा कितनी पीढ़ियों वाले परिवार के रूप में की जाती है? तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर है 3 पीढ़ियां होती हैं। कैसे, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि माता पिता की एक पीढ़ी हो जाती है, या ये हम कहें कि उसके ऊपर भी, जैसे अगर हमारे माता पिता हैं तो हमारे दादा दादी जो होते हैं, दादा, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि दादा दादी, इसके बाद से माता पिता, और इसके बाद से उनकी अगली पीढ़ी जो आ जाती है वो है उनके बच्चे। तो अगर हम अपने लिए देखें तो हमारे माता पिता, हम बच्चों में आ जाते हैं अगर, तो हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी। अगर हम माता पिता की स्टेज पे हैं तो हमारे माता पिता और हमारे बच्चे, इनको हम लेके और एक संयुक्त परिवार की परिभाषा देते हैं। तो इसमें एक पीढ़ी ये हो गई, दूसरी पीढ़ी ये हो गई और तीसरी पीढ़ी ये हो गई। इसमें 3 पीढ़ियाँ होती हैं। तो संयुक्त परिवार की जो परिभाषा दी जाती है वो सामान्यतः 3 पीढ़ियों को मिला के दी जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये जो बुक है वो कॉलेंडा के द्वारा लिखी गई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महिला एवं पुरुष के लिए कौन सा प्रतीकों का सही क्रम है? तो आप लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। महिला जो होती है उसके लिए हम सर्कल का अर्थात वृत्ताकार जो होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, और जो पुरुष होता है उसके लिए हम लोग त्रिभुजाकार अर्थात ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है वो हमको कॉ में दिख रहा है, महिला के लिए सर्कल और पुरुष के लिए ट्रायंगल। ये थोड़ा सा लाइट है शेड, आप लोगों को फिर भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है। यहाँ पे इससे संबंधित एक और प्रश्न बन सकता है जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता हो, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक आप लोगों को कोई आरेख दे दिया गया या डायग्राम दे दिया गया और उसमें पूछ दिया गया कि ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये आप सभी को पता है कि ये जो है महिला को इंडिकेट करता है, ये जो है ये पुरुष को इंडिकेट करता है। ये आप सभी को क्लियर हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेती हूँ, बताती हूँ। इसको अगर हमने काले रंग से घेरा कर दिया, अगर मान लेते हैं इसको काले रंग से आप लोगों ने इसे रंग दिया, ऐसा कुछ आप लोगों को सिंबल दिख रहा है कि काले रंग से घेरा हुआ एक सर्कल और एक ट्रायंगल अगर ऐसा दिख रहा है, तो इसको फिर हम क्या समझेंगे? शायद आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता हो, तो इसको मैं बता दूं कि जो भी अगर ऐसा कुछ सिंबल दिख रहा है कि अगर एक काले घेरे में सर्कल है और एक काले घेरे में ट्रायंगल या त्रिभुजाकार है, तो ये जो लोगों के अगर मान लेते हैं महिला के लिए इंडिकेशन है, तो इसका अर्थ ये है कि इनके पति का देहांत हो चुका है, अर्थात ये विधवा हैं। उसी प्रकार से अगर कलर किया हुआ ब्लैक कलर में अगर हमें त्रिभुजाकार दिखता है या ट्रायंगल दिखता है, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि इनकी पत्नी का जो स्पेसिफिक जो सिंबल जहाँ पे दिखाया जाएगा जिसके लिए डायग्राम में, वहाँ पे उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, अर्थात वो जो पुरुष है उसकी पत्नी नहीं है।
तो ये तो सिंबल से संबंधित एक आप लोगों को कुछ अगर ऐसा डाउट रहे तो क्लियर हो जाएगा। और आई थिंक हो सकता है कि कभी ऐसा एग्ज़ाम में पूछ भी दिया जाए, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को यही सिंबल्स पता रहते हैं। इसके बारे में मैं जब इग्नू की बुक में पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा मिला कि ये सिंबल भी यूज किया जाता है जब हम डायग्राम को बनाते हैं, कोई आरेख खींचते हैं तो। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक और बात मैं डिस्कस कर लूँ, यहाँ पे एक और पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ एक आरेख से हम लोग समझेंगे सबसे पहले। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है और ये हमारा एक सर्कल है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये हमेशा आप लोगों को याद हो जाएगा, कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। आप लोग अगर कभी भी कोई आरेख देखते होंगे जो भी नातेदारी को रिलेट करने के लिए होता है, तो उसके जो सिंबल्स होते हैं, हर सिंबल्स का अपना एक मीनिंग है। हालांकि हम लोग जब इग्नू की जो सीरीज़ रहेगी, इग्नू सीरीज़ में हम लोग जब विवाह परिवार नातेदारी को पढ़ेंगे तो डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे चूँकि एक ये बेसिक टर्म है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मुझे लगा कि यहीं पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक पुरुष को इंडिकेट कर रहा है, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और ये जो है वो एक महिला को इंडिकेट कर रहा है, तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एक आरेख आप लोगों को ऐसा मिलेगा, ये अपने आप में एक सिंबल है। आप लोग इसको हल्के में नहीं लीजिएगा कि बस इसी तरीके से ये बना दिया गया है। तो जो ये सिंबल बनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस सिंबल का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि ये विवाह संबंधी सिंबल है। कैसा है? ये विवाह संबंधी सिंबल है, अर्थात ये सिंबल जो होता है वो पति और पत्नी के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर ये सिंबल ऐसे है कि एक पुरुष है एक महिला है और इस तरीके का सिंबल बना है, मीन्स ये दोनों के दोनों आपस में विवाहित हैं, अर्थात ये पति पत्नी हैं। यहाँ पे एक लाइन और खींची जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, अर्थात एक क्षैतिज लाइन खींची जाती है। और इस लाइन का भी अपना एक मीनिंग है। ये जो लाइन है, यहाँ पे मैं जैसे मेंशन कर दूं कि ये लाइन जो है ये दो पीढ़ियों को जोड़ने का काम करती है। ये लाइन क्या करती है? दो पीढ़ियों को जोड़ने का काम करती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सिंबल आप लोगों को इसके जस्ट अपोजिट मिलेगा, वो ऐसे रहेगा। अब ये सिंबल क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये सिंबल जो है ये दर्शाता है कि ये सहोदर के लिए होता है। किसके लिए होता है? सहोदर के लिए। सहोदर में कौन आता है? भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं। तो अगर अब हम यहाँ पे एक सिंबल और बनाते हैं, यहाँ पे जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना दिया, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? ये दोनों पति पत्नी हैं। इन पति पत्नी के अगली पीढ़ी ये दर्शाती है, और इसमें ये जो है दर्शा रहा है कि ये दोनों हैं। ये सिंबल मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सहोदर के लिए, अर्थात भाई भाई, भाई बहन या फिर बहन बहन के लिए दर्शाया जाता है। तो ये सिंबल दर्शा रहा है कि ये चूँकि ये भी पुरुष है और ये भी पुरुष है, अर्थात ये दोनों जो हैं वो भाई भाई हैं। तो अभी उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, या फिर आप लोगों को फिर मैं एक बार से और एक क्लियर कर देती हूँ एग्जाम्पल से, कि अगर यही सिंबल हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, तो इसका अर्थ यह है कि ये दोनों पति पत्नी हैं और ये जो हैं इनके बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की है और एक लड़का है। या फिर अगर हम इसी को यहाँ से मिटा के और एक और सर्कल बना दें, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या हैं? बहनें हैं। तो अभी उम्मीद है कि ये एक बहुत ही बेसिक डायग्राम है जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
हालांकि जब हम लोग इग्नू सीरीज़ में पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में इसको हम लोग पूरी नातेदारी को समझेंगे कि कैसे बुआ को, कैसे मामा को इंडिकेट करते हैं, उनके बच्चों को कैसे इंडिकेट करते हैं। बहुत ही बड़े लेवल पे एक आरेख खींचा जाता है और जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है किससे विवाह वर्जित होता है, किससे कर सकते हैं। तो लेकिन इसको हम लोग अपनी जो इग्नू सीरीज़ रहेगा उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी चूँकि MCQ से रिलेटेड ये पॉइंट था तो इसमें हम लोग इतना समझ लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नए फैक्ट्स जो हैं वो आप लोगों को मिले होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो लाज होम क्या है? लाज होम का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। लाज होम जो होता है ये विवाह के समय का एक रस्म होता है और जिसमें आप लोगों को यदि पता होगा, होम से ही आप लोगों को पता होगा, तो जो बीच में अग्नि कुंड जला के रखा गया रहता है उसमें जो हम भुने हुए जो अन्न होते हैं उनको जो उसमें डालते हैं उसी को लाज होम करते हैं। ये रस्म जो होती है उसको हम लाज होम कहते हैं। तो लाज होम जो होता है वो विवाह के समय का एक रस्म होता है। फैमिली इन इंडिया नामक कृति किसकी है? तो ये जो है बुक कृष्णा चक्रवर्ती की है। या आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग ज़रूर याद रखिएगा इसको। ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। विवाह से संबंधित आनंद कारज रस्म किस धर्म से संबंधित है? आनंद कारज जो है ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो शब्द है वो सिख धर्म में जो विवाह होता है उस समय का ये मुख्य रस्म माना जाता है। और जो इसका होली ग्रंथ है, जो बोलेंगे कि सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो होली ग्रंथ है वो उसमें पढ़ा जाता है, कुछ रस्में निभाई जाती हैं और उसी को आनंद कारज कहते हैं। तो ये विवाह से संबंधित एक मुख्य रस्म जो है सिख धर्म में निभाया जाता है। फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया, ये बुक जो है वो इम्तियाज़ अहमद के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों को कुछ नाम जो है वो कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि आप लोगों को अगर लीला दुबे के बारे में पता हो तो लीला दुबे ने भी मुस्लिम रिलीजन्स जो कि लक्षद्वीप में रहते हैं उन पे उन्होंने अध्ययन किया था, काफ़ी डीपली अध्ययन किया था। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे लीला दुबे नहीं है बल्कि इम्तियाज़ अहमद है। फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि किस जाति में कनिष्ठाधिकार के नियम का पालन किया जाता है? तो यहाँ पे खासी, गारो, जयंतिया, बैगा कुछ जनजातियाँ दी गई हैं, जिसमें करेक्ट आंसर है खासी जनजाति में कनिष्ठाधिकार के नियम का पालन किया जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि मैट्रिलिनी एंड इस्लाम किसकी कृति है? तो यहाँ पे आप लोगों को मिल गया है आंसर। आई थिंक ये बुक जो है लीला दुबे का लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग बुक के नाम से देख सकते हैं कि इन्होंने इस्लाम रिलीजन में किस प्रकार से विवाह वगैरह होता है तो उस पे इन्होंने अध्ययन किया है। तो लीला दुबे की बुक है मैट्रिलिनी एंड इस्लाम। वहीं पे इम्तियाज़ अहमद की जो बुक है वो फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आप लोगों को कुछ नए फैक्ट्स भी सीखने को मिले होंगे। और अगर आप लोगों को कुछ भी इससे हमें लगता है कि लाभ होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।